किसी ने देखी क्या है हाँ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सर एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना एक परिचय जो है किस जिले से हैं नाम के साथ वो एक चैट बॉक्स में आप लोग लिख दें तो एक हम लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि कहाँ के लोग जुड़े हुए थे। किनसे बात करेंगे। हाँ, और जो लोग छूटे हुए हैं उनसे फिर हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे। तो कृपया आप लोग एक बार चैट बॉक्स में उसको लिख दें कि आप कहाँ से, नाम और अपना जिले का नाम। आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े क्या? जी सर। सर ये दिख रहा होगा ये अभी स्क्रीन पे, ये सर्वेक्षण प्रारूप। तो स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ, थोड़ा बता दें ये स्क्रीन दिख रहा है या नहीं? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। हाँ ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ देख रहे हैं ये सर्वेक्षण प्रारूप, ये एक प्रारूप है, इसको हम लोगों ने गूगल फॉर्म में डाल दिया है। तो जो आंकड़ा आप, ये हो सकता है कि इसको भी शेयर कर दें हम लोग, तो फिर आप इसमें लिख करके और बाद में उसको गूगल फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसमें देखिए पहला भाग है वो सर्वेक्षक की बुनियादी जानकारी है। इसमें सर्वेक्षक का मतलब हुआ कि किस जिले का है, बिंदु 1 है, और 2 है सर्वेक्षक का नाम, और तीसरा है पद। पद मतलब यहाँ पर प्रखंड स्तर के अधिकारी हैं, संकुल स्तर के अधिकारी हैं, कोई अन्य जैसे शिक्षक हैं। संकुल स्तर के अगर हैं तो सीआरपी हो सकते हैं, प्रखंड स्तर के हैं बीपीओ हो सकते हैं। तो जो जिस स्तर के हैं वो यहाँ पर अपना लिख लेंगे 3 में। तो ये तो सर्वेयर की बुनियादी जानकारी हो गई। ये भाग 2 में जिस परिवार का हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जिस बच्चे का हम लोग सर्वे कर रहे हैं, वो बच्चा किस लोकेशन में है। यहाँ देख रहे होंगे, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है आप लोगों के लिए। अवस्थिति, वो बच्चा कहाँ रहता है, ग्रामीण में है, शहरी है, शहरी मलिन बस्ती यानी स्लम में रहता है, ये किस सामाजिक समूह से आता है, सामान्य, क्या हुआ, उठ गई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एसबीसी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एसबीसी और एसईबीसी ये सब महाराष्ट्र के लिए था। ये फॉर्मेट इसके पहले महाराष्ट्र में यूज हो चुका है, इसलिए वहाँ के जनजाति और जातियों के हिसाब से है। तो हमारे लिए यहाँ पर सामान्य, अनुसूचित जाति। आवाज इसमें नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा धीरे बात रे प्रमोद जी, बात कितना हाँ, सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी, मेरे ख्याल से यहाँ तक के लिए हम लोगों के लिए काफी है। पॉइंट 3 में यहाँ से हम लोगों का सर्वे शुरू होता है, जो कि हम लोग करना चाहते हैं वो है तीसरा में आप लोग देख रहे होंगे, परिवार में मूलभूत सुविधाओं के उपयोग की स्थिति। इसमें जो है वो सुविधाओं तक पहुंच,
ये परिवार में क्रम संख्या 1 में आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर हाँ नहीं में इसका रिस्पॉन्स हमें देना है। परिवार में बुनियादी कीपैड मोबाइल फोन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हाँ में नहीं रहेगी बल्कि संख्या लिख देनी है। परिवार में बुनियादी कीपैड सर किसी का मोबाइल ये माइक ऑन रह गया है, कृपया उसको म्यूट कर लें। दो नंबर में देखें स्मार्टफोन मोबाइल की संख्या। अगर परिवार में स्मार्टफोन है तो उनकी संख्या कितनी है, उसको यहाँ पर लिखना है। तीसरा है स्मार्टफोन के जरिए इंटरनेट की सुविधा। जैसा कि पता है कि इंटरनेट हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो मोबाइल में जो इंटरनेट रहता है वो एक बाहर से हम लोग लेते हैं वाईफाई के माध्यम से। तो इसमें स्मार्टफोन के जरिए इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, तो हाँ या नहीं में यह हम लोगों को रिस्पॉन्स लेना है। चौथा नंबर में स्मार्टफोन के अलावा अन्य माध्यम से इंटरनेट की सुविधा, जो अभी वाईफाई हुआ या फिर ये जो केबल के थ्रू आता है, तो ये सब अगर है तो उसके बारे में यहाँ रिस्पॉन्स लेना है। या उस परिवार में डेस्कटॉप कंप्यूटर है, या फिर छठे नंबर में आप देखें लैपटॉप, रेडियो, ये सब जितने भी मूलभूत ये इंटरनेट की जो सुविधा है उसके बारे में यहाँ जानकारी ली जा रही है। मोबाइल या किसी अन्य माध्यम से रेडियो, जैसे ट्रांजिस्टर हुआ जो बैटरी से चलता है, या बिजली से चलने वाला कोई रेडियो है, या फिर मोबाइल में ही जो रेडियो अगर उपयोग कर रहे हैं। सामान्यतः हम लोग रेडियो नहीं सुनते हैं मोबाइल में, लेकिन बहुत लोग ग्रामीण इलाके में सुनते भी हैं। तो अगर वो यूज कर रहे हैं उसको मोबाइल के थ्रू, तो उसके बारे में ये रिस्पॉन्स लेनी है। डीटीएच या केबल कनेक्शन के साथ टीवी अगर है, उसके बारे में। डीटीएच केबल कनेक्शन के बिना टीवी है, बिजली का कनेक्शन है, तो ये सारे चीजों को के बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानकारी लेनी है। ये भाग 2 में था। तो मेरे ख्याल से ये तो स्पष्ट होगा सभी को। ये जानकारी तो बच्चों का ही इकट्ठा करना है सर? बिल्कुल बिल्कुल, उसके परिवार को, आप बच्चे से जो आप ले रहे हैं, बच्चे से जब बात करेंगे, अभिभावक से भी आप बात कर सकते हैं बच्चे के माध्यम से, या बच्चा भी इसको रिस्पॉन्स ये बता सकता है, तो आप इसको ले लेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई विशेष नहीं है इसमें, बहुत सामान्य चीज है, हम लोग सभी इसके बारे में जान रहे हैं। बच्चे की बुनियादी जानकारी लेनी है, तो ये सामान्य बिल्कुल जानकारी है। लिंग है, बच्चा, स्कूल का प्रकार जिसमें बच्चा पढ़ता है, तो विद्यालय जो लिस्ट है वो सरकारी स्कूल है और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है। तो बच्चा इनमें से किन के बारे किस स्कूल में पढ़ता है, वो कैटेगरी आपको यहाँ पर लेना है। क्या आपके बच्चे में कोई विकलांगता है, इसका रिस्पॉन्स है। बच्चे की पूर्ण आयु जो कि 1 जुलाई 2020 को पूरी हुई हो, 20 को, पिछले साल, तो बच्चा कितनी उम्र का है, ये यहाँ पर उसका ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से जो भी होगा उसको चयन कर लेंगे। फिर 5वां, शैक्षणिक वर्ष 19-20 में बच्चा किस ग्रेड में पढ़ाई कर रहा था। यहाँ ध्यान देना है 19-20 है, ये लॉकडाउन के पहले की बात है, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन वाली जो कोविड सिचुएशन में जो कंटेंट भेजा जा रहा था, तो उसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है। तो उसके पहले बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा था, वो यहाँ पर रिस्पॉन्स लेना है हम लोगों को। छठे में है बच्चे के लिए स्मार्टफोन की उपलब्धता की स्थिति। यहाँ पर देखिएगा कि 3 बिंदु हैं।
एक है कि हाँ विशेष रूप से बच्चे द्वारा उपयोग किया जाता है। बहुत घरों में ऐसा होता है कि बच्चे के लिए ही मोबाइल खरीद दिया गया, तो उसको कोई दूसरा यूज नहीं करता है, बच्चा ही यूज करता है, तो वो उस स्थिति में ये पहला ऑप्शन होगा। दूसरा, हाँ परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है। हो सकता है कि परिवार में बच्चों की संख्या ज्यादा हो और उसमें एक या दो मोबाइल हो और उसमें से मिलजुल करके उसका उपयोग करते हो, तो ऐसी स्थिति में बिंदु संख्या 2 उत्तर इसका चयन होगा। और तीसरा जो उपलब्ध नहीं, अगर परिवार में स्मार्टफोन है ही नहीं तो हम लोग इसका रिस्पांस लेंगे, तीसरा उपलब्ध नहीं। 7वां बिंदु है, क्या बच्चा होम लर्निंग पैकेज का उपयोग कर पा रहा है। ये होम लर्निंग पैकेज है जो अभी रेडियो, टीवी और माध्यम से जो वहां पहुंचाया जा रहा है बच्चे को, उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हाँ और नहीं 2 है, तो अगर हाँ है तो इसके नीचे हम लोग भाग 4 में पहुंचेंगे, और अगर नहीं है तो भाग 4 छूट जाएगा और हम लोग भाग 5 पर चले जाएंगे। तो जहां पर जिस बच्चे से अगर ये हम लोगों को रिस्पांस मिलता है कि वह बच्चा होम लर्निंग पैकेज का उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो नहीं, तो उसमें हम लोग भाग 4 छोड़ देंगे और भाग 5 पर चले जाएंगे। ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं तो इसमें सर होम लर्निंग पैकेज जो है, जो पर डे ई कंटेंट भेजा जाता है, वो भी आ सकता है इसमें ना? नहीं नहीं, अभी प्रश्न देखेंगे ना सर, अभी नीचे हम लोग देखें भाग 4 में तो स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भाग 4 जो दिख रहा है, दूरस्थ या होम लर्निंग पैकेज की पहुंच की आवृत्ति। सर इसमें जो प्रश्न है वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो होम लर्निंग पैकेज क्या है। यहाँ देखेंगे संचार के माध्यम, इसके अंतर्गत आपको टीवी चैनलों के माध्यम से पाठ, जैसे दूरदर्शन है, स्वयं प्रभा है, डीटीएच है, तो इनसे अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तब ये आ जाएगा आपको दूरस्थ या होम लर्निंग पैकेज में। जैसे अभी दूरदर्शन के माध्यम से भी तो पढ़ाई हो रही थी, तो बच्चा उसको देख रहा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है उसके हिसाब से। जैसे यहाँ रिस्पॉन्स में आप देखेंगे हेडिंग में, हमेशा देखता है या पढ़ता है, अक्सर, कभी कभी, शायद ही कभी, कभी नहीं, ये है। तो जो भी रिस्पॉन्स उसका आए वो देख लेंगे हम लोग। इसके अलावा देखिए सेकंड में ऑडियो के माध्यम से सीखने की सामग्री। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ऑडियो देती हैं, कहानी, श्रव्य सामग्री, ऐसा कुछ भी उन लोग भेजती हैं। बहुत जगह तो बहुत सारी संस्थाएं किसी किसी जिले में ऐसा काम कर भी रही हैं। तो अगर आपके जिले में ऐसा कुछ काम हो रहा है, अगर बच्चे उससे सीख रहे हैं, तो उसका रिस्पांस अगर मिलता है तो उसको यहाँ पर डाल दीजिए। रिस्पांस बस वही होना चाहिए कि वो हमेशा उसका उपयोग कर रहे हैं, या अक्सर करते हैं, या कभी कभी करते हैं, शायद ही कभी करते हैं, या कभी नहीं करते हैं। फिर रेडियो के माध्यम से सीखना। तो पिछले साल तो रेडियो नहीं था, लेकिन इस बार तो रेडियो से भी चल रहा है हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। तो अगर ये रिस्पांस आपको मिलता है बच्चों से तो भी ठीक है। इसके बाद है दीक्षा मंच के माध्यम से डिजिटल शैक्षिक सामग्री तक पहुंच। एक तो है जो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल सामग्री भेज रहे हैं, जो राज्य से जाता है और सारे बच्चों तक पहुंचता है, और एक है दीक्षा पर जो बच्चे लॉगिन करके खुद से वो डिजिटल शैक्षिक सामग्री तक पहुंचते हैं, वहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं, किताबें डाउनलोड करते हैं, उसके वर्कशीट में भाग लेते हैं। तो ऐसा अगर बच्चा वो कर रहा है तो उसके बारे में आपको उससे पूछ लेना है। दीक्षा तो सभी परिचित हैं, सभी दीक्षा उसका जो कंटेंट है उसके बारे में जान रहे हैं। तो उसमें जो जो सुविधाएं हैं, जैसे वर्कशीट है, किताबों का पीडीएफ है, उसके बाद आपको ये वीडियो हैं, तो ये सारे बच्चे खुद से जाकर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इसके बारे में फिर रिस्पॉन्स लेना है।
इसके अलावा ये दीक्षा और बाकी ऑडियो वीडियो जो हुआ, उसके अलावा किसी अन्य डिजिटल शैक्षिक सामग्री तक पहुंच है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ऊपर में जो लिस्ट है उसमें उसके अलावा अगर कोई बच्चा बताता है कि नहीं हम फलाने की वीडियो देखते हैं, जैसे यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो हैं, बच्चा अगर वो उसको देखता है तो बोलता है कि नहीं हम यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखते हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी आप उसको दर्ज कर लेंगे कि कितना देखता है वो। इसके अलावा है देखिए जियो चैट के माध्यम से शिक्षकों द्वारा इंटरेक्टिव ऑनलाइन कक्षाएं, बहुत जगह अगर सुविधा नहीं है इंटरनेट की तो बहुत लोग कॉन्फ्रेंस कॉलिंग से भी क्लास ले रहे हैं। बहुत सारे हमारे शिक्षक हैं जो कॉन्फ्रेंस कॉलिंग कर लेते हैं, बच्चों को आपस में जोड़ लेते हैं फोन के माध्यम से और वो क्लास लेते हैं। तो अगर ऐसे भी वो शिक्षक अगर क्लास ले रहे हैं और बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको रिस्पॉन्स लेना है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे शिक्षकों द्वारा इंटरेक्टिव ऑनलाइन कक्षाएं जो भी सारे शिक्षक ले भी रहे हैं, जूम है, स्काइप है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, गूगल मीट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी, वो लोग फेसबुक का भी यूज करते हैं। तो कोई भी शिक्षक बच्चे अगर इन किसी भी माध्यम से जुड़ते हैं बच्चों और शिक्षकों के साथ और कक्षाओं में शामिल हो रहे हैं तो फिर उनका फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर ले लीजिए। प्रमोद जी, प्रमोद जी एक बात ऐड करनी है, यहाँ जियो चैट के माध्यम से जहाँ आप लिख रहे हैं वहां पर व्हाट्सएप चैट भी इंक्लूड होगा क्या, या व्हाट्सएप के थ्रू जो कर रहे हैं इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस? बिल्कुल। हाँ, तो वो एक फिर अगर आप चाहें तो नीचे कोई अन्य भी लिखा हुआ है, कोई अन्य है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कोई अन्य में। इसके अलावा जो ऊपर दिखाए गए हैं, इसके अलावा अगर कोई अन्य माध्यम भी बच्चा यूज कर रहा है तो उसको आप यहाँ पर कोई अन्य में इसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो यहाँ तक स्पष्ट है क्या? कोई प्रश्न हो इसमें? क्लियर है सर। ओके, तो ये हम लोग देख रहे हैं ये तब होगा जब बच्चा होम लर्निंग पैकेज का उपयोग कर पा रहा है, यानी शैडो एरिया में नहीं है, या फिर मान लीजिए कि वो अन्य कोई जो हमारे यहाँ से जो कंटेंट भेजे जा रहे हैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, या कर भी रहा है तो इसके अलावा भी वो इन चीज़ों को कर पा रहा है, टीवी चैनल या रेडियो या दीक्षा के माध्यम से वो इस काम को कर रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है तब क्या करेंगे? तब ये भाग 5, ये 4 में तो स्पष्ट हो गया कि वो बच्चा होम लर्निंग पैकेज का उपयोग नहीं कर रहा है। ये भाग 4 था होम लर्निंग पैकेज करने की स्थिति में, जब उसकी पहुंच हो वहां पर। लेकिन अगर ना हो तब क्या होगा? ये भाग 5 है सर, इसमें अभी 4 में और भी है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं नीचे। ये कोई अन्य हुआ 1 नंबर। 2 नंबर में देखेंगे हम लोग, घर में बच्चे के सीखने के लिए प्रदान की गई दूरस्थ शिक्षा आपको कितनी उपयोगी लगती है? ये बच्चा भी दे सकता है, बच्चे के अभिभावक भी उसका उत्तर दे सकते हैं। ये प्रश्न बिल्कुल वही हैं जो ऊपर में दिए हुए हैं, ये नंबर 1 में। नंबर 1 में जो प्रश्न है, जो संचार के माध्यम के नीचे जो दिख रहा है, यही चीज नीचे भी है। लेकिन अब रिस्पॉन्स इसके बदल गए हैं। वहां पर था कि फ्रीक्वेंसी था कि बच्चा कितनी बार देख रहा है, यहाँ पर है कि उपयोगी है या नहीं है। तो जितने भी ये माध्यम हैं जो संचार के माध्यम है, उसको बच्चे को उपयोगी लगता है या नहीं लगता है, उसके बारे में वो रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पर रिस्पॉन्स में आप देखेंगे कि उपयोगी, बहुत उपयोगी है, कुछ उपयोगी है, इतना उपयोगी नहीं, और बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया, कि बच्चा वो पहुंच है लेकिन वो उपयोग नहीं किया।
तो दोनों में यही अंतर है, वहां पर फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर उसका उपयोगिता कितनी है उसके आधार पर यहाँ पर रिस्पॉन्स लेना है। बाकी यहाँ पर टॉपिक वही है जो प्रश्न है। टीवी चैनलों के माध्यम से पाठ, दूरदर्शन, स्वयंप्रभा, डीटीएच जैसे गली गली सिम सिम, ये सब जो प्रोग्राम आते हैं उसमें, ऑडियो के माध्यम से सीखने की सामग्री, मेरे ख्याल से इसको दोहराने की जरूरत नहीं है, ये सारे वही है। हम लोग आगे बढ़ें क्या इसमें? जी सर, आगे बढ़ा जाए। हाँ, ये वही चीज है। तीसरा में देखिए, आपके बच्चे को घर पर सीखने के लिए रोजाना कितना समय दिया जाता है, ये अभिभावक से रिस्पांस लिया जा सकता है, उनसे ही लेना है, क्योंकि बच्चे को घर पर रोजाना कितना समय, बच्चे से पूछ सकते हैं, गार्जियन भी बता सकते हैं इसके। तो इसके 3 ऑप्शन हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें तीनों में से कोई बताएगा। चौथे में है कि आपने या परिवार के किसी सदस्य ने दूरस्थ शिक्षा, गृह आधारित शिक्षा के दौरान बच्चे को सहायता प्रदान की है। तो यहाँ पर देखिए, आपने का मतलब यहाँ पर है अभिभावक से या उसका जो बड़ा भाई है या कोई भी। इसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि जो बच्चा जब घर पर था, घर पर पढ़ाई कर रहा था, तो दूरस्थ शिक्षा या गृह आधारित शिक्षा जब वो ले रहा है, पढ़ रहा है, तो उसके दौरान सहायता उसको दी गई है या नहीं परिवार के द्वारा, जो भी बताएं हाँ या नहीं। 5वें में, क्या आपके बच्चे को स्कूल से सभी पाठ्य पुस्तकें मिली हैं? ये तो सामान्य प्रश्न है, जो भी जवाब देगा वो। 6 में है, किसी भी सामुदायिक स्वयंसेवक या किसी स्थानीय एनजीओ ने स्कूल बंद होने के दौरान आपके बच्चे को कोई सहायता प्रदान की? सहायता का मतलब यहाँ पर शैक्षिक सहायता से है। बहुत इलाके में, बहुत जगहों पर लोग स्वयंसेवक अपना क्लास चला रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, बहुत एनजीओ भी काम कर रहे थे। तो ऐसे किन्हीं लोगों ने बच्चे की सहायता की है या नहीं शैक्षिक संदर्भ में? 7वें में, यदि हाँ तो किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई? तो सहायता में 4 कैटेगरी है। या तो शैक्षिक सामग्री दिया गया, ये कुछ भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, पढ़ने की किताबें हो सकती हैं, ठीक है, या घर पर मोहल्ला में कोचिंग उनके द्वारा चलाया गया, या उनकी काउंसलिंग की गई, या कोई अन्य उनको सहायता पहुंचाई गई। शैक्षिक के संदर्भ में हम लोग बोलेंगे, जो भी बताएं बच्चे या अभिभावक। तो ये 7 नंबर में है। 8 नंबर में, पिछले महीने में आपको, आप और स्कूल के शिक्षक कितनी बार फोन के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं? ये अभिभावक बता सकते हैं कितनी बार संपर्क हुआ, कोई संपर्क नहीं हुआ, 1-2 बार हुआ, 3-4 बार हुआ, या 4 से अधिक बार हुआ। 9 नंबर में, पिछले 1 महीने में शिक्षकों ने आपके घर पर कितनी बार दौरा किया है और अध्ययन में आपके बच्चे का सहयोग किया है? तो जो भी स्थिति होगी, अभिभावक या बच्चा वो बताएगा, उसको आप दर्ज कर लेंगे। 10 नंबर है, होम लर्निंग पैकेज के विभिन्न साधनों का उपयोग करने में बच्चे को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? ये सब एक बहुत जरूरी चीज है, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि हमने जो कंटेंट भेजा है या जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं राज्य स्तर पर, तो वो कितना प्रभावी हो रहा है इलाकों में। तो ये समस्या देखिए, अगर एक से अधिक विकल्प इसमें आप चुन सकते हैं। समस्या है सीखने के उद्देश्य के लिए फोन की उपलब्धता, जैसे फोन बच्चे के लिए एक डिवोटेड फोन हो, कि बच्चे की जब भी पढ़ाई हो रही हो तो बच्चे को फोन उपलब्ध रहे, तो ये आपको पहले नंबर में है। ये समस्या है, उपलब्ध नहीं है। अगर बच्चे के पास
सीखने के उद्देश्य से फोन की उपलब्धता नहीं है, ये एक समस्या है। तो इसको आप हाँ करेंगे, अगर उपलब्ध नहीं है तो हाँ कि ये समस्या है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है। फोन का रिचार्ज है, बहुत बार है कि फोन डाटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बार बार डाटा नहीं भरा सकते हैं अगर अभिभावक, वो भी एक समस्या है। जैसा कि हमारे शिक्षक बार बार बताते भी हैं, दिक्कत होती है बच्चों को या अभिभावक को। इसके अलावा शैक्षिक सामग्री रुचिकर नहीं है। जो शैक्षिक सामग्री भेजे जा रहे हैं वो वाऊ हैं, मजा नहीं आ रहा है बच्चों को, या लंबे होते हैं, जो भी हो, रुचिकर नहीं है, वो बच्चा देखना नहीं चाहता है। शैक्षिक सामग्री बच्चे के स्तर के अनुरूप नहीं है, स्तर के ऊपर हो सकता है तो समझ में नहीं आएगा, और अगर बहुत नीचे है तो दिलचस्पी नहीं लेगा। बच्चे के स्तर के अनुरूप होना चाहिए, तो वो है या नहीं है। शैक्षिक सामग्री समझ में नहीं आती है, शैक्षिक सामग्री समझ में नहीं आती है तो स्वाभाविक है कि वो स्तर से बहुत ऊपर होगा। या फिर मान लीजिए कि वीडियो या चीज ऐसा है जिसमें कुछ गड़बड़ी है, वो समझ नहीं पाया, कंटेंट ऐसा बनाया गया हो कि बच्चे की समझ में नहीं आए, स्तर के रूप में है, स्तर के अनुरूप है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है उसको, तो वैसे में ये रिस्पॉन्स लिया जा, इसके बारे में पता करना है। परिवार के सदस्य सीखने में सहायता नहीं कर सकते। बहुत बच्चों के यहाँ टेक्नोलॉजी के जानकार नहीं होते हैं, तो अगर कोई गड़बड़ी हो गई मोबाइल में या कोई और चीजों में, तो कोई उनकी मदद नहीं करता है बच्चे को। तो ऐसी भी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि परिवार के सदस्य बच्चे की सहायता कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और कोई अन्य समस्या है, इन सब के अलावे अगर कोई आपको विशिष्ट समस्या मिलती हो तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सेक्शन था, भाग 4 जो था वो आपको गृह आधारित शिक्षा के लिए। अगर बच्चा गृह आधारित शिक्षा कर रहा है तब हम लोग इसके बारे में हम लोग रिस्पॉन्स लेंगे, ये सारे के बारे में। ये भाग 4 होम लर्निंग पैकेज की स्थिति। अगर नहीं भाग ले रहा है तब हम लोग इसको छोड़ देंगे और भाग 5 में चले जाएंगे। यहाँ पर ये भाग 5 होम लर्निंग पैकेज का उपयोग न कर पाने के कारण। अगर होम लर्निंग पैकेज उपयोग नहीं कर पा रहा है तो क्या उसके कारण है? पहला है इसमें बच्चे द्वारा होम लर्निंग पैकेज का उपयोग न कर पाने के कारण। तो कारण यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ काल्पनिक ही कारण है और कुछ जो फील्ड में लोग महसूस करते हैं उनको यहाँ पर समेकित किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ये कारण क्या क्या है। पहला है परिवार में स्मार्टफोन की उपलब्धता नहीं है, बच्चे के परिवार में स्मार्टफोन है ही नहीं। दूसरा है घर में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन तो है लेकिन इंटरनेट नहीं है, चाहे मोबाइल फोन में हो या केबल हो या फिर वाईफाई हो। तीसरा है नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर या फिर कमजोर है, जो भी हो, नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उसके कारण उसको होम लर्निंग नहीं हो पा रहा है। फोन रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं है, घर में टीवी रेडियो नहीं है, माता पिता के पास डिजिटल कौशल नहीं है। वही डिजिटल कौशल आप सभी समझ पा रहे होंगे इसको कि लैपटॉप या मोबाइल या इस टाइप का कोई भी टेक्नोलॉजी जो फ्रेंडली नहीं होते हैं अभिभावक, तो बच्चे की मदद नहीं कर पाते हैं। तो माता पिता के पास अगर डिजिटल कौशल नहीं है तो बच्चा असहाय हो जाता है क्योंकि उसको भी नहीं आता है। तो ये भी एक कारण होता है कि बच्चे के पास डिजिटल कौशल नहीं है, बच्चा ही डिजिटल फ्रेंडली नहीं है।
क्या कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं क्या? किन्हीं का कोई प्रश्न है क्या? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बच्चा घरेलू कार्यों में व्यस्त रहता है। बच्चा है, सारे कुछ है, लेकिन उसके पास समय नहीं है, घरेलू कार्य में व्यस्त रहता है। घर पर किसी अवैतनिक कार्य में परिवार का सहयोग करने में संलग्न रहता है। घरेलू कार्य, अवैतनिक कार्य का मतलब कि समझ रहे हैं कि जिसके लिए उसको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन घरेलू काम में वो इतना व्यस्त रहता है या सहयोग करता है कि उसको पढ़ाई का समय नहीं मिल पाता। शैक्षिक सामग्री रुचिकर नहीं थी, यानी जो उसको मटेरियल भेजा गया या भेजा जाता है वो उसके रुचि के लायक नहीं है, या शैक्षिक सामग्री बच्चे के अधिगम स्तर के अनुरूप नहीं है या थी। पढ़ाई में परिवार का सहयोग नहीं मिल सका, पढ़ाई में शिक्षकों का सहयोग नहीं मिल सका, कोई अन्य कारण जिनका उल्लेख ऊपर न हो उसका कृपया उल्लेख करें। ये सब हम लोगों को कारण में पता करना है। इसमें रिस्पांस में हम लोग 1 2 3 4 है तो रिस्पांस में हम लोग दे देंगे, टिक लगा देंगे, और एक से अधिक भी आप इसमें टिक कर चयन कर सकते हैं। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा जो गूगल फॉर्म में, और इसमें से जो भी कारण आपको लगता है उस कारण को आप सेलेक्ट कर देंगे। तो सर ये होम लर्निंग पैकेज पर आधारित था। इसमें कोई प्रश्न हो आप लोगों का? होम एक लर्निंग प्रश्न है पैकेज सर। में डिजी स्कूल ऐप का कुछ उल्लेख नहीं है। हाँ, हेलो? इसमें है नहीं, तो जबकि बच्चे फ्रीक्वेंटली वो डिजी स्कूल ऐप को यूज करते हैं, उसका कॉलम का उल्लेख इसमें नहीं दिया गया। ओके, हाँ, तो इसको हम लोग अमेंड कर देंगे। जब हम लोग गूगल फॉर्म में इसको डालेंगे तो उसको अमेंड कर देंगे, डिजी स्कूल ऐप। और सर, थोड़ा एक एक और भी सवाल चीज पूछना कहना भी है, है। थोड़ा एक और चीज कहना है। लेट मी फिनिश सर। थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म तो नहीं हो गया, काफी लेंदी तो नहीं हो गया, क्योंकि एक बच्चा इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ सारे क्वेश्चन को पूछा जाए और सबका आंसर किया जाए, तो आई थिंक एक पर कम से कम मोर देन 10 मिनट्स का शायद समय आ जाए, सर क्योंकि आप एक एक बात कर कॉलम को लीजिए। फिर। जी जी, हाँ, आप पूरा कर लीजिए। हाँ क्या बताए? सॉरी। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि सर एक बार आप बात कर लेंगे तो ये सारा चीज तो आ जाएगा ना। आप एक एक प्रश्न करेंगे तो उससे आप पूछ लेंगे कि भाई क्या तुमको क्या दिक्कत है, या गार्जियन से पूछ लेंगे वहाँ क्या समस्या आ बस रही है। एग्जैक्टली यही चीज मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस फॉर्म को प्रिसाइज किया जा सकता है? सर आप बात करके इसके अनुसार आप उसमें भर देंगे। अच्छा, बिल्कुल हाँ, ठीक, मैं उसके समझ बाद गया। उससे तो एक क्वेश्चन एक एक करके तो नहीं पूछेंगे कि जैसे हाँ नेटवर्क हाँ हाँ, कनेक्टिविटी की मैं समस्या मैं है। अपने तरीके से उसे पूछ लूं और उसके बाद बिल्कुल, अपना हाँ आंसर इसमें डाल दूं। बिल्कुल, आप सिर्फ जानकारी ले लीजिए और अपने हिसाब से इसको भर दीजिए। ठीक है, ओके। ओके एक प्रश्न मेरा था सर, जी। इसमें भाग 4 में थोड़ा सा स्क्रीन को ये करें, हाँ हाँ ठीक है। थोड़ा पीछे जाए सर। हाँ, 1 मिनट बस यहीं पे सर। वो जो पिछले महीने एक की बात मिनट, हो रही है। कहीं से डिस्टरबेंस हो रहा है। जी सर, किन्हीं का ओपन है, दूसरे का भी, और वो बाइक पर सर। हाँ आवाज करो। ये 8 नंबर जो इसमें पिछले महीने की जो बात हो रही है सर, हाँ, तो एक हम लोगों मिनट, को कहाँ पर है ये? यहीं पे सर, 8 नंबर, 8 आठ नंबर इसी नंबर में, ठीक है। हाँ 8 नंबर में हाँ ये पिछले महीने की बात हो रही है। जी। तो इसमें हम इसी सेशन के पिछले महीने की बात करेंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब आप संपर्क कर रहे हैं जी उसी वक्त। जी अब सर। बहुत पुराना तो वो याद भी तो नहीं कर पाएगा ना। जी 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 बिल्कुल। हम पूछेंगे अब उसके 7 महीना पहले या 8 महीना पहले तो याद भी नहीं कर पाएगा। जी जी, तो थैंक यू। स्वाभाविक है, 1 महीने 2 महीने में जो भी हो बता देगा, और जी एक औसत भी हो सकता है
वो जरूरी नहीं हो कि एकदम एग्जैक्ट पिछले महीने में कितने हुए। जी, 1-2 जी महीने सर। की बता सकता है कि हाँ वो 4 बार आए, 3 बार आए। ओके सर, थैंक यू। ओके, ओके सर। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर तो हो गया। 6 नंबर में बहुत सामान्य है जो हम लोग महसूस करते हैं बच्चे के बारे में या फील्ड में, जो हम लोग देख रहे हैं कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, बस वही चीज यहाँ पर पता कर लेना है। अब हम लोग देख रहे हैं 5-6 में माता पिता की धारणा है, तो ये माता पिता से पता करना होगा, अभिभावकों से। इसका जो प्रश्न 1 है, आप देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं कि आपके बच्चे स्कूल बंद होने से पहले की तुलना में अभी कितनी मात्रा में सीख रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर को तुलना है कि बच्चा जो स्कूल बेस्ड जो लर्निंग था और होम बेस्ड जो लर्निंग घर में रह के जो सीख रहा है, तो वो क्या गार्जियन क्या उसको समझ रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि बहुत कम सीख रहा है, थोड़ा कम, या कम ही सीख रहा है, या उतना ही सीख रहा है जितना वो बच्चा स्कूल जाता था और घर में रह रहा है, या स्कूल की तुलना में घर में रह करके बच्चा अधिक सीख रहा है, या घर में बहुत अधिक सीख रहा है। तो ये तुलना है। गार्जियन जो भी महसूस करे या बच्चा जो भी महसूस करे, हालांकि ये अभिभावक के लिए है, देखेंगे माता पिता की धारणा आपको इसमें दर्ज करना है। 2 नंबर में है, क्या कक्षाओं में पारंपरिक शिक्षण विधियों की तुलना में दूरस्थ शिक्षा अधिक या कम प्रभावी है। ये हम लोगों के लिए बहुत काम की चीज होगी कि अभिभावक क्या सोचते हैं। जो विद्यालय में जाकर के जो परंपरागत शिक्षण होता था और अभी जो हम लोग बच्चों को दूर से जो शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन दे रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क है, ये ज्यादा प्रभावी है या पहले वाली विद्यालय वाली शिक्षा ज्यादा प्रभावी थी। तो ये 4 इसमें बिंदु हैं कि दूरस्थ शिक्षा ज्यादा प्रभावी है, या कक्षा शिक्षण के समतुल्य ही है, या कुछ सीमा तक कम प्रभावी है, या कम प्रभावी है। तो यहाँ दोनों की तुलना है। तीसरे में, जब स्कूल फिर से खुलेंगे तो क्या आप अपने बच्चे को पुनः स्कूल भेजेंगे। तो जो गार्जियन यहाँ पर जो उसका उत्तर दें कि हाँ जरूर भेजेंगे, नहीं अब स्कूल असुरक्षित हो गया है, नहीं वह घर के कामों में परिवार की सहायता कर रहा है या रही है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम लोग जो ग्रामीण इलाकों में जो शिक्षक हैं तो उनको अनुभव होता है। तो अभी जैसे बच्चा घर में है, परिवार की सहायता कर रहा है या नहीं, वह परिवार की आर्थिक रूप में सहायता कर रहा है और कुछ कमा कर के भी दे रहा है वो परिवार को, नहीं अब उसका विवाह हो गया है। बच्चियों के लिए खास तौर पर ये हो सकता है, और नहीं अब उसे पढ़ाई की कोई दिलचस्पी नहीं है, बच्चा एक तरह से पढ़ाई से कट गया है और उसकी रुचि समाप्त हो गई है। नहीं अब वह कई हफ्तों तक पढ़ाई नहीं कर पाया और अब वह आगे की पढ़ाई नहीं पकड़ पाएगा। मतलब वो अप टू मार्क नहीं है, अब पढ़ाई उसकी छूट गई और अब जो पढ़ाई होगी वो उससे आगे की होगी, तो वो कैसे वहां तक पहुंच पाएगा। तो बीच की जो उसकी छूटी हुई पढ़ाई कैसे वो पूरी कर पाएगा, ये चिंता है गार्जियन को। तो इस रिस्पॉन्स का ये अर्थ हुआ। और अभी कुछ नहीं कर सकते, मतलब गार्जियन ये बोलेगा कि नहीं अभी हम कुछ नहीं कर सकते, जब स्कूल खुलेगा तो हम डिसाइड करेंगे। तो ये कम से कम 3, 6, 2, 8 तरह के रिस्पॉन्स हैं। मेरे ख्याल से इसमें सारे रिस्पॉन्स जो भी गार्जियन बता सकते हैं वो इसमें शामिल है। अगर नया कुछ आएगा तो उसको आप देखेंगे किसी में समाहित कर लें। चौथा है, स्कूल बंद रहने के दौरान घर पर आपके बच्चे पढ़ाई के लिए अधिक समय नहीं दे रहे हैं, इसके मुख्य कारण क्या है। हम यहाँ पर इस प्रश्न में ये मान के चल रहे हैं कि बच्चा वो पढ़ाई के लिए अधिक समय नहीं दे रहा है, घर पर है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाह रहा है या पढ़ाई में समय जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहा है। तो क्या कारण है इसके। तो अभिभावक क्या सोच रहे हैं कि तकनीक का उपयोग करने में असमर्थ है और बच्चा जो है वो
मोबाइल चलाना या लैपटॉप चलाना या जो भी टैब चलाना, ये सब नहीं जानता है। दूसरा रिस्पॉन्स है बच्चे पढ़ाई के लिए प्रेरित महसूस नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको इच्छा नहीं हो रही है, कोई मोटिवेट उनको नहीं कर रहा है। तीसरा है बच्चे घरेलू कार्यों में मदद कर रहे हैं, घर के कामों में व्यस्त रह रहा है। चौथा, बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, वो बाहर काम करने जा रहा है या चला गया है, जो भी हो। घर में पढ़ाई के लिए कोई शांत जगह नहीं है, सारे लोग घर में रह रहे हैं कोविड के कारण, और घर में हमेशा लोग रह रहे हैं, तो उसको कोई पढ़ाई के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, और शिक्षकों और स्कूलों से कोई संपर्क नहीं है। अभी शिक्षक भी बच्चों से ऑनलाइन क्लासेस के दौरान सब संपर्क कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी शिक्षक या स्कूल से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, तो वो भी एक रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। या इन सब के अलावा अगर कोई रिस्पॉन्स आपको मिलता है तो उसको कोई अन्य में डाल दीजिए। तो ये सब संभावित कारण है। पांचवा जो है वह है स्कूल बंद रहने के दौरान क्या आपने अपने बच्चों में निम्नलिखित में से कोई परिवर्तन देखा है। ये हमारा सामाजिक और भावनात्मक जो परिवर्तन हो रहा है, जो कोविड सिचुएशन में जो सामाजिकता हमारी कम हो गई है, लोगों से घुलना मिलना कम हो गया है, और बच्चों का खास तौर पर जो अपने मित्रों से और दोस्तों से जो मिलते थे और हंसते खेलते थे, तो उसके कारण अगर कोई उनके मनोविज्ञान में अगर परिवर्तन आया है, मनोभाव में परिवर्तन आया है, तो उसको यहाँ पर हम लोगों को रिस्पॉन्स लेना है, और इसका उत्तर में आप देखें हाँ या नहीं में लेना है। तो चिंता, व्यग्रता और भय का अनुभव करना, वो बच्चा ज्यादा चिंतित रहता है, आकुल रहता है, भयभीत रहता है। अभिभावक बताएंगे कि ये बच्चे का व्यवहार कैसा है, हाँ या नहीं में। अधिक चिड़चिड़ापन और गुस्सा व्यक्त करना, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, बात बात पर गुस्सा करता है। फिर अपने माता पिता के अधिक करीब होना चाहते हैं, अधिक मांग करते हैं। तो बच्चे अपने माता पिता से ज्यादा स्नेह की मांग कर रहे हैं, ज्यादा दुलार खोज रहे हैं, डर या जो भी जिस भी कारण से वो बच्चे के ज्यादा समीप रहना चाहते हैं, तो उसका ये रिस्पॉन्स होगा। तीसरा नंबर में स्कूल के दोस्तों के बारे में अधिक बात करते हैं, वो मिस कर रहे हैं अपने बच्चों को, क्योंकि ये सामाजिक समर्थन पाने के लिए अपने स्कूल के दोस्तों को याद करते हैं। तो इसमें से कोई सा भी रिस्पॉन्स या सभी भी आप इसको चयन कर सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे में एक से ज्यादा इसमें परिवर्तन हो। तो ये माता पिता की धारणा में ये हम लोग देख रहे हैं, इसमें आता है माता पिता की धारणा। तो अभिभावक से ये आपको इसका रिस्पॉन्स लेना है। इसके बाद ये छोटा सा है आपको भाग 7 है, इसमें पूर्व विद्यालय प्री स्कूल का है। तो अगर ये बच्चा अगर है तब आपको इसका रिस्पॉन्स लेना है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सर कि जो पूर्व विद्यालय में जो प्रश्न है, क्या आपके पास 3 से 5 आयु वर्ग का कोई बच्चा है, यदि हाँ तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। जिस परिवार से आप बात कर रहे हैं, जिस अभिभावक से बात कर रहे हैं, उनसे आप पूछ लें कि क्या 3 से 5 आयु वर्ग का कोई बच्चा उनके यहाँ है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आपको थोड़ा सा ये प्रश्न पूछ लेना है। ये है लॉकडाउन से पहले उसकी पूर्व विद्यालय शिक्षा की स्थिति क्या थी।
जो बच्चा 3 से 5 वर्ष का है वो लॉकडाउन से पहले क्या कर रहा था? आंगनबाड़ी जा रहा था या जा रही थी, स्कूल जा रहा था या जा रही थी, वह किसी भी पूर्व विद्यालय कार्यक्रम में भाग नहीं ले रही थी, मतलब घर पर ही रह रही थी। ये 3 में से कोई एक होगा। और उसी के बारे में अगर छोटा बच्चा है 3 से 5 वर्ष का, तो पिछले 1 महीने के दौरान दूरस्थ शिक्षा सामग्री के उपयोग की स्थिति कैसी रही? वो छोटा बच्चा संचार के इन किन माध्यमों से का उपयोग कर रहा था? अगर कर रहा था तो हाँ, नहीं कर रहा था तो नहीं। तो इसमें भी लगभग वही प्रश्न है। पहला है टीवी चैनलों के माध्यम से सामग्री, दूरदर्शन, डीटीएच, इन सबों को बच्चा देख रहा था या देख रही थी। ऑडियो द्वारा सीखने की सामग्री, श्रव्य और शैक्षिक सामग्री, इसका वो उपयोग कर रहा था या कर रही थी। डिजिटल शैक्षिक सामग्री तक पहुंच, ये बच्चा भी अगर डिजिटल शैक्षिक सामग्री का उपयोग कर रहा था, हाँ या नहीं। आंगनबाड़ी सेविका द्वारा प्रदान किया गया मुद्रित या कोई अन्य सामग्री, अगर बच्चा आंगनबाड़ी का है तो क्या आंगनबाड़ी सेविका कोई छपी हुई किताब या कोई और अन्य चीज उसको दी थी जिसका उपयोग वो बच्चा कर रहा था। एनजीओ द्वारा प्रदान की गई मुद्रित या कोई अन्य सामग्री, आंगनबाड़ी सेविका के अलावा कोई अन्य एनजीओ उसको कोई किताब दिया हो या कोई अन्य सामग्री दिया हो बच्चों को पढ़ने के लिए या खेलने के लिए, खेलकर सीखने के लिए, ये सब इसमें आ जाएंगे। कोई भी लर्निंग मटेरियल्स हो किसी भी तरह का, कोई अन्य सामग्री दिया गया हो, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोई अन्य सामग्री जो बच्चे के पढ़ाई में, शिक्षण में काम में आए, और किसी भी तरह की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई, इनमें से कुछ नहीं है उसके पास। तो ये आपको रिस्पॉन्स, किसी भी तरह की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई, तो इसमें स्वाभाविक है अगर हाँ लिखते हैं तो ये कहा होगा कि किसी भी तरह की सामग्री उसको नहीं मिली। तो ये 3 से 5 जो पूर्व विद्यालय वाले बच्चे हैं उनके लिए है। और तीसरा प्रश्न इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या आंगनबाड़ी सेविका ने आपसे और आपके परिवार के सदस्यों से संपर्क किया है और 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाने में आपकी भूमिका के बारे में जानकारी दी है। बहुत जगह पर यह निर्देश है कि आंगनबाड़ी सेविका परिवार के सदस्यों से मिल करके उसको, अभिभावक को थोड़ी जानकारी दें कि आप 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उनको कैसे शिक्षित करें, शिक्षण माने लॉकडाउन के पीरियड में। तो यहाँ पर यह जानना है कि क्या आंगनबाड़ी सेविका ने उस परिवार से संपर्क किया है। तो इसके बारे में 3 रिस्पॉन्स हैं। संपर्क किया है मतलब हाँ, और निर्देशों का पालन किया है मतलब वो जो आंगनबाड़ी सेविका जो बताकर गई उन निर्देशों का पालन अभिभावक ने किया है। दूसरा रिस्पांस है कि हाँ, आंगनबाड़ी सेविका बताकर तो गई थी लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। और चौथा है कि किसी ने संपर्क नहीं किया, मतलब आंगनबाड़ी सेविका या कोई अन्य अभिभावक को संपर्क किया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। तो ये 3 निर्देश हैं, इसमें 3 विकल्प हैं, तीनों में से कोई एक आपको चुन लेना है। और अंतिम है चौथा, क्या आपने और आपके परिवार के सदस्यों ने पिछले 1 सप्ताह के दौरान कोई ऐसी गतिविधि की है जो बच्चों को सीखने में मदद करती है। यह अभिभावक से पूछा जा रहा है कि क्या आपने और आपके परिवार के सदस्यों ने पिछले 1 सप्ताह के दौरान कोई ऐसी गतिविधि की है जो बच्चों को सीखने में मदद करती है। कोई भी गतिविधि जिससे बच्चे सीखते हैं, चाहे वो खेल हो, स्वाभाविक है छोटे बच्चे हैं तो उसके सीखने के लिए जो भी प्रक्रिया रहेगी, अगर परिवार का अभिभावक या सदस्य उस काम को किए हैं तो हाँ, और नहीं किए हैं तो नहीं होगा।
तो ये सारा का सारा ये प्रश्नावली है जो हम लोगों को करना है। तो 7 भाग हैं, 7 भाग में आपको सामान्यतः सभी तरह के आप जो हम लोग सर्वे करना चाहते हैं तो जानकारियां इसमें हम लोगों को प्राप्त हो जाएंगी। तो मेरी तरफ से तो ये पूरा है। अगर आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो कृपया बताएं। अच्छा है सर, अब कोशिश करेंगे। हाँ सर, बोला जाए। सर सभी कुछ तो ठीक है सर। एक बात, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर। हाँ सर। कि जब भी इस प्रकार का ट्रेनिंग हो तो वो स्कूल आवर में हो तो ज्यादा बेहतर हो। स्कूल आवर के बाद हो जाता है तो इसलिए बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाते हैं, कुछ इधर उधर चले जाते हैं, ठीक ना सर? बहुत सारी समस्या ये भी है। अच्छा, स्कूल आवर का मतलब है कि अगर आप विद्यालय में रहे हैं। हाँ, 8 से 2। जी सर, इस बात का सर मैं भी समर्थन करता हूँ सर, क्योंकि स्कूल आवर पर होने से बहुत सारा चीज आसान होता है। अभी देखिए, आज 3 बजे का जो मीटिंग होना का था, 3 बजे से हम लिंक से जुड़े रहे, लेकिन 3:30 बजे मीटिंग लगभग शुरू हुआ। तो इससे क्या होता है कि एक तो स्कूल मेरा घर से दूर है। अब इस स्थिति में ना हम लोग दोपहर का खाना अच्छा से खा पाते हैं ना कुछ। आज जैसे स्थिति हुआ, स्कूल से निकलते 2:15 हो जाता है, 2:20 भी होता है कभी कभी। पहुंचते 2:45-3 बज जाता है। तो उस समय थोड़ा हड़बड़ी होता है। तो अगर स्कूल आवर में ये मीटिंग हो तो ये बहुत बढ़िया है कि हम लोग निश्चित रूप से मीटिंग आराम से आधा घंटा 1 घंटा कर सकेंगे। नहीं, सही है सर, हम आपसे सहमत हैं। होना भी चाहिए। तरफ से ये थोड़ी भूल तो हुई है, इसमें देर से शुरू हुआ। लेकिन बहुत बार देखिए क्या है कि बहुत लोगों के ये भी सुझाव आता है कि हम विद्यालय तरफ रहते हैं तो वहां पर नेटवर्क नहीं होता है। सर ये बात तो सही है सर, बहुत जगह ऐसा है जहाँ विद्यालय में नेटवर्क नहीं है, ये बात भी सही है। हाँ। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो बहुत बार ऐसा है कि मान लीजिए विद्यालय समय में करेंगे तो मुश्किल से आधा 1 घंटा की बात है, तो वहाँ नेटवर्क में मिलता नहीं है तो जुड़ने में दिक्कत होती है। तो ये समय जो थोड़ा है, अच्छा आगे से हम लोग देखेंगे कि कोई ऐसा सुविधाजनक समय रहे जो मिल करके तय किया जा सकता है। फिलहाल इसके बारे में कोई अगर प्रश्न हो सर्वे के बारे में, ये जो आप लोग प्रश्न देख रहे हैं ये गूगल फॉर्म में होगा और आपको इसमें सिर्फ हाँ ना या सिलेक्शन होगा और जहाँ संख्या डालनी है वहाँ संख्या डालने के लिए जगह बनी होगी। आपको रिस्पॉन्स दे करके एक चीज सर देखिए, जैसे अभी 7 भाग इसमें है कुल मिलाकर, और 7 भाग में जितने प्रश्न है हाँ नहीं है, लेकिन प्रश्नों की संख्या इतना ज्यादा है कि अगर बच्चे से तो मतलब इतना संभव नहीं है दे पाएगा। अगर अभिभावक भी जवाब देते हैं तो हमको लगता है कि एक सर्वे में कम से कम 10 से 15 मिनट तो जरूर लगेगा सर। गार्जियन भी उब जाएंगे सर। हाँ, गार्जियन भी उब जाएंगे, क्योंकि इतना प्रश्न है इसमें कि उतना वो जवाब नहीं देना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, आप सर्वे जब करने वाले लोग हैं उनके साथ तो करना है, क्योंकि उनको ये काम मिला है सर्वे करने का, लेकिन जिनको टेलीफोनिक बात किया जाएगा वो ये जरूरी नहीं है कि इतना समय वो देंगे और इतने प्रश्नों का जवाब वो दे पाए। तो थोड़ा अगर इसके प्रश्नों को कम किया जाता। हाँ, और एक चीज सर, एक चीज पूछना चाहता हूँ सर कि ये मैं थोड़ी देर से जुड़ पाया, तो ये एक परिवार में जैसे 2 या 3 बच्चे हैं तो उनके लिए 3 गूगल फॉर्म भराएगा या एक में ही सूचनाएं संकलित की जाएंगी? एक बार प्रश्न फिर से दोहराएं सर। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जैसे एक परिवार में 2 या 3 बच्चे हैं, यानी 1 से अधिक बच्चे हैं, तो वो एक ही गूगल फॉर्म में संकलन होगा कि अलग अलग गूगल फॉर्म में उसका कैसे संकलन किया जाएगा? हाँ, ये आपको जितने बच्चे चुनने हैं उतने का गूगल फॉर्म भरना है। तो अगर तो एक परिवार में सर हमको लगता है सर, 1 मिनट, हमको लगता है कि जैसे आपको एक क्लास में आपको अधिकतम 10 बच्चे लेने हैं एक विद्यालय से, तो मेरे ख्याल से एक परिवार से उतने बच्चे नहीं होंगे। मान लीजिए किसी एक विद्यालय में आप क्लास 3 लेते हैं और क्लास 3 का कोई एक बच्चा आपको उस परिवार का मिलेगा। फिर क्लास 2 के लिए या 4 के लिए आप किसी दूसरे विद्यालय के
ये सर आवाज स्पष्ट है सर? हाँ सर, अभी तो जब कार्य शुरू होगा तो और स्पष्ट होगा। हाँ बिल्कुल। और सर ये जो जिनका मान लीजिए जैसे हम देर से जुड़ पाए तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है सर? हाँ शायद रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, तो मिल जाएगी। हाँ तो थोड़ा सा उपलब्ध करा देने से सर पहले जो छूटा उसको भी हम लोग जान पाएंगे सर। ग्रुप में शेयर कर दिया जाए सर। हाँ ठीक है, हो जाएगा वो। जी सर और धन्यवाद बीच सर। में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उस नंबर होगा उसमें आप शेयर कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप और है एक अनुरोध है सर कि इस तरह के वेबिनार की पूर्व सूचना दी जाए सर। है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सर कि इस तरह के वेबिनार की पूर्व सूचना दी जाए सर पूर्व सूचना थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग इसको टलता चला गया और अचानक आज हम लोगों ने, कल भी ये था लेकिन क्योंकि अचानक से जैसा मेरे शिक्षक बंधु अभी बता रहे थे, सही में सर हम लोग विद्यालय से निकलने के बाद सर अपने अपने स्थान पर जाने में भी समय लगता है सर, और पहले से पता नहीं होने के कारण लाभान्वित अच्छी तरह से हो नहीं पाते। बिल्कुल सर, हम सहमत हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हम लोगों का बहुत देर हो गया था और कल जो होना था उसको भी हम लोग रिशेड्यूल करके जरूरी है, और देर हो जाएगी। जैसे सर अभी फॉर्म के बारे में समझ गए सर, लेकिन फॉर्म के बारे में समझ गए सर, लेकिन इसको कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, शिक्षक करेंगे और हर वर्ग से एक विद्यालय में, जैसा भी आप बताए कि 10 बच्चों का मैंने सैंपल सर्वे करना है लगता है जिससे यहाँ पर नया एक तो है, देखो संगम दी, कहाँ से लोगे? इधर से ले लो सर। वो लेटर में स्पष्ट है, लेटर को एक बार देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। जो 194 लेटर अभी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हुए हैं तो उसको एक बार पढ़ लेंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा। और जो ये क्वेश्चनर है वो गूगल फॉर्म की स्थिति में रहेगा। आप गार्जियन से इस प्रश्न आपको क्या पूछना है वो तो स्पष्ट है, आप उनसे बात सिर्फ कर लीजिए। एक एक करके प्रश्न पूछने में कोई भी उब जाएगा। अब एक एक करके हम पूछेंगे तो दिक्कत होगी। हम एक मोटा मोटी अभिभावक से बात करके पता कर लेंगे कि भाई उसके यहाँ क्या दिक्कत है और उसी के हिसाब से भर लेंगे। ओके सर, धन्यवाद सर। हेलो सर, और किन्हीं का कोई प्रश्न हो? हेलो सर, ये जो क्वेश्चनर है इसका पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया जाए। हाँ डाल देंगे, हम लोग इसको डाल देंगे और फिर गूगल फॉर्म तो आप लोग को मिलेगा ही वो। हेलो, ये क्वेश्चनर हमारे पास होगा तो सुविधा होगी। हेलो सर बोला जाए। सर एक प्रश्न है कि जैसे ब्लॉक वाइज टीचर का जो नाम दिया हुआ है जी सर, उसमें मेरा नाम है पर हमारे ब्लॉक से किसी स्कूल का मतलब एक भी स्कूल उसमें नहीं है, तो हम लोग के लिए क्या आदेश होगा सर? हेलो, ऐसा है सर कि जी सर, स्कूल हमारे द्वारा स्टेट के द्वारा सेलेक्ट किया गया था और नाम जो है वो जिला के द्वारा भेजा गया। तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके ब्लॉक में जो उस ब्लॉक के नहीं हैं, तो चूंकि यहाँ पर आपको नोडल जो आपके जिले के नोडल ऑफिसर हैं इस सर्वे के लिए, उनसे आप समन्वय स्थापित करके जिस प्रखंड में आपको सर्वे करना है वहाँ के जो विद्यालय है वहाँ के प्रधानाध्यापक और उनके माध्यम से आप अभिभावक का या बच्चों का फोन नंबर ले लें। ये फोन नंबर फोन से ही करना है, आपको जाना नहीं है वहाँ, तो आप बात कर सकते हैं फोन के माध्यम से। धन्यवाद। ओके सर। सर एक सवाल है। हाँ सर। ये मेरा सर आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है जी, कहीं से लगता है कि मैं ये कह रहा था सर, दुकान कोई नहीं दिख रहा, ये शायद कोई ये है उनके यहाँ से लगता आवाज आ रही है।
सर मैं ये कह रहा था कि मैं खुद अपने स्कूल का, चूंकि मेरे स्कूल का नाम है, तो क्या उन बच्चों का और गार्जियन से भी वो संपर्क करके ये कर सकता हूँ अपने स्कूल? आपके अपने स्कूल का है? अभी जी जी जी। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक विद्यालय से एक कक्षा के 10 बच्चे ही लेने हैं, तो स्वाभाविक है आपको दूसरे विद्यालय कक्षा के लिए दूसरे विद्यालय में जाना पड़ेगा। अब अपने विद्यालय से किसी एक कक्षा का हाँ, अपने विद्यालय से किसी एक कक्षा को मैं ले सकता हूँ, और जो दूसरे विद्यालय मेरे प्रखंड में, हाँ मेरे प्रखंड में और दूसरे विद्यालय, तो फिर मैं दूसरे कक्षा के लिए उनसे संपर्क कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और किन्हीं को का कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले, वरना अब हम लोग बंद करते हैं इसको। एक ग्रुप में हम लोग शेयर कर देते हैं क्वेश्चनायर, और लेटर तो शेयर किया जा चुका है, एक बार उसको आप लोग देख लें तो सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और इसमें भी फिर कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। सर एक मिनट सर, मैं राजकुमार झा बोल रहा हूँ सर, देवघर से। हाँ सर, बोला जाए। सबसे पहले तो सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, तो आपने बड़े ही अच्छे तरीके से ये वेबिनार कंडक्ट किया, और एक एक बातों को बड़े ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। जहाँ तक सारे टीचरों को मैंने सर बात सुनी, तो ये बातें जो बोला गया, जो टाइम अलग होना चाहिए, ये सारी बातें तो विभाग का एक स्ट्रिक्ट आदेश होता है, और हम लोगों को तो ये 3 दिन पहले ही सूचना मिल गई थी जो 11 तारीख को ये वेबिनार होने वाला है। तो हमको लगता है जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वाली बात है। बाकी सारी चीजें अच्छी है सर, आपने बड़े ही अच्छे तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, और आशा उम्मीद है कि आपका सहयोग रहेगा और हम लोग आगे भी इस काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू राजकुमार झा जी। असल में उनका कहना ये था कि 3 बजे हम लोगों का शेड्यूल था ये मीटिंग, लेकिन ये 3:30 बजे से लगभग शुरू हुआ। हाँ, तो देखिए सर, विभाग लेवल पर थोड़ी गलती तो हम टीचरों की है ना, जो 240 आदमी को जुटना था, और आपने विलम्ब इसीलिए किया क्योंकि मात्र स्टार्टिंग में 20 या 25 लोग से शुरू हुए थे, 30 तक पहुंचे थे, तो आप तो वेट करते करते टाइम को आगे एक्सटेंड किए, तो गलती तो हम लोगों के पास में है ना सर, आपके पास में तो कोई गलती नहीं है सर। टाइमिंग सर, थैंक यू। अभी भी हम लोग 34 ही हैं, हाँ बहुत ज्यादा हम लोग नहीं बढ़े, लेकिन ठीक है, बाद बाकी तो हम लोग आपस में बात करके समझ लेंगे। सर आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि ये क्वेश्चनायर और गूगल फॉर्म का जो डिटेल है वो थोड़ा सा भेज दिया जाए सर, तो बड़ी कृपा हो। तो मेरी तरफ से अब हम लोग इसको समाप्त कर सकते हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ धनबाद से ही। एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप की जो बात कही जा रही है, मैं थोड़ा अभी भी उसका इंतजार कर रहा हूँ कि कौन सा ग्रुप है ये, क्या मैं नोडल अफसर से इसके संदर्भ में बात करूं? हाँ, आप अपने नोडल अफसर से कर सकते हैं, लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके सर, तो सबकी सहमति तो हम लोग इसको अब समाप्त करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने अपना समय दिया। चलिए हम लोग अपने काम में आगे बढ़ेंगे सफलतापूर्वक। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।